गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ प्रोफेसर उदय पटेल। आज का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम करंट रिपल। ये हाफ पार्ट है। ओके, फर्स्ट पार्ट जो भी आपका था वो आपका क्या था, आर्मेचर करंट रिपल एंड इट्स इफेक्ट ऑन मोटर परफॉर्मेंस। ये जो भी आपका टॉपिक था वो आपका फर्स्ट पार्ट था। ओके, ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर लिया था। अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, जो भी मेनली आपका ये फर्स्ट पार्ट था, उसका सेकंड पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा आर्मेचर करंट रिपल है उसके लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो कैलकुलेशन क्या, आप ऊपर से आप क्या निकाल सकते हो कि जो भी आपका मैक्सिमम करंट रिपल कितना हो सकता है वो आप निकाल सकते हो। नाउ व्हेन रिपल इज मोर देन द प्रिस्क्राइब लिमिट, ओके, रिपल आपके लिमिट के अंदर हो तो उसका कोई टेंशन नहीं है। ओके, रिपल इतना ज़्यादा ना हो तो वो जो भी मशीन होता है वो एक्सेप्टेबल कर लेता है उस करंट को। ओके, उस करंट की वैल्यू को। It should be reduced either by increasing the rectifier pulses or by adding filter inductor। यानी कि आपका जो भी डीसी मोटर होता है तो उसके अंदर तो आपको डीसी सप्लाई वोल्टेज देना होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि पल्सेस को इंक्रीज करवाया जाता है। लाइक आपका, आपने शायद से सुना होगा 6 पल्स कन्वर्टर, 12 पल्स कन्वर्टर, 18 पल्स कन्वर्टर। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि पल्सेस को इंक्रीज करवाते हैं। पल्सेस अगर इंक्रीज होते हैं तो डीसी वोल्टेज आपका क्या होगा, प्योर डीसी में आपका कन्वर्ट होगा। ओके, पल्सेटिंग डीसी से आपका प्योर डीसी के अंदर कन्वर्जन होगा। अगर वो आपको यूज नहीं करना हो उसके लिए तो आपको अलग से एक सर्किट का यूज करना पड़ेगा। अगर वो आपको यूज नहीं करना हो तो आप क्या यूज कर सकते हो, फिल्टरिंग इक्विपमेंट यूज कर सकते हो, लाइक आपका इंडक्टर। as long as the armature current is discontinuous। ओके, अभी अगेन हम क्या करेंगे कि आर्मेचर करंट जो भी होगा उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सॉरी, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि अगर आपका आर्मेचर करंट है वो कंटिन्यूस है और आर्मेचर करंट अगर डिसकंटिन्यूस है तो आपका करंट रिपल की कंडीशन क्या होगी। इफ आर्मेचर करंट इज डिसकंटिन्यूस, द करंट ripple for firing angle, given firing angle depends on the back EMF। Okay, when the armature current is continuous, any change in the motor back EMF causes change only in DC component of armature current, and therefore the ripple becomes independent of back EMF and speed governor filter inductor। ओके, यानी कि अगर आपका जो भी आर्मेचर करंट है वो डिसकंटिन्यूस है तो जो भी आपका करंट ट्रिपल होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बैक ईएमएफ के ऊपर। अगर आपका आर्मेचर करंट कंटिन्यूस है तो उस कंडीशन में बैक ईएमएफ के ऊपर आपका करंट ट्रिपल डिपेंड नहीं करेगा। ओके, वो इंडिपेंडेंट होगा बैक ईएमएफ से। ओके, एज वेल एज आपका स्पीड से। ओके, यहाँ पे ये आपका मेनली एक फिगर है। ओके, ओके, उसके अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका फाइव इज इक्वल टू 1.5 है, फाइव इज इक्वल टू 1.4 है, फाइव इज इक्वल टू सॉरी साइन इज इक्वल टू 1.3 है। ओके, यहाँ पे आपका डेल्टा आई एन वर्सेस यहाँ पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट जो भी आपकी पर यूनिट वैल्यूज हैं। ओके, उसके यहाँ पे आपका ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। ये जो भी आपका फिगर है वो क्या है, नॉर्मलाइज आर्मेचर करंट रिपल। ओके, यानी कि जो भी आपका डेल्टा आई ए एन है वो है क्या, नॉर्मलाइज्ड करंट रिपल है। ओके, वर्सेस आपका पर यूनिट आउटपुट वोल्टेज है। ओके, विच इज डिनोटेड बाय वीएपी फॉर सिंगल फेज ड्राइव्स। ओके, ड्राइव्स का मीनिंग तो सब लोगों को पता ही होगा। ओके, वो किसके लिए यूज होता है, पूरा का पूरा सिस्टम जो आपका मेनली स्पीड को कंट्रोल करता है। ओके, तो स्पीड रेगुलेटर प्लस आपका मेन सिस्टम, उसको पूरे के पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, ड्राइव सिस्टम बोला जाता है या ड्राइव बोला जाता है। ओके, और जो भी आपका डेल्टा आई ए एन है तो उसका इक्वेशन क्या आता है कि डेल्टा आई ए एन इज इक्वल टू डेल्टा आई ए डिवाइड बाई वी एम डिवाइड बाई पाई आर ए। और जो भी आपका वी ए पी है जिसके अंदर आपका पर यूनिट वैल्यू है, ओके, वो यहाँ पे शो करवाया गया है बाय यूज बाय डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू 0.2, 0.61 एंड आपके नेगेटिव के लिए भी वही सेम रहेगा।
और ये जो भी आपका ग्राफ ड्रॉ किया गया है वो आपका कन्वेंशनल कंट्रोल के लिए ड्रॉ किया गया है और कंट्रोल फ्लाई व्हीलिंग के साथ ड्रॉ किया गया है। जो आपका डॉटेड पोर्शन है वो क्या है, कन्वेंशनल कंट्रोल, यानी जो भी आप नॉर्मली कंट्रोल मैकेनिज्म यूज करते हो वो, ओके। और जो भी आपका कंट्रोल फ्लाई व्हीलिंग है, ओके, जो आपका मेन कंट्रोल रेक्टिफायर है, ओके, उससे हम यहाँ पे ये ड्रॉ किया है हमने ना। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं तो उसके लिए आपको डेरिवेशन देखना पड़ेगा। तो ये आपका डेरिवेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपका नॉर्मलाइज रिपल है, ओके, वो हमने देखा कि डेल्टा आई एन से रिप्रेजेंट किया गया था ग्राफ के अंदर। तो वो उसके लिए आपका मेन इक्वेशन क्या आता है, ये वाला इक्वेशन जो आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिखा ही गया है, लेकिन यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डेल्टा आई ए एन इज इक्वल टू डेल्टा आई ए। डेल्टा आई ए क्या होगा, वेरिएशन इन आर्मेचर करंट फ्रॉम मैक्सिमम टू मिनिमम, और डिवाइड बाय क्या है कि वी एम मैक्सिमम वोल्टेज, और उसकी डिवाइड बाय पाई इंटू आर ए। ओके, पाई तो आपको पता है 3.14 उसकी वैल्यू आती है, और आर ए आपका क्या होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा, ठीक। और उसके इक्वल टू हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी आपका डेल्टा आई ए है उसको क्या किया है कि सिंप्लीफाइड किया है आई ए माइनस माइनस आई ए मिनिमम। The per unit rectifier output voltage VAP is obtained by dividing the rectified output voltage by its maximum value 2 Vm by pi। ठीक है, तो जो भी आपका पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करना होता है ना, ओके, तो उसके लिए आपका क्या इक्वेशन बनेगा, वीएपी, यानी कि जो भी आपका मेनली पर यूनिट रेक्टिफायर आउटपुट वोल्टेज वीएपी इज इक्वल टू व्हाट, वीए डिवाइड बाय वीए जीरो इज इक्वल टू वीए डिवाइड बाय 2 वीएम अपन पाई, ओके, वेयर वीए इज इक्वल टू व्हाट, आर्मेचर वोल्टेज, ठीक। फॉर कन्वेंशनल कंट्रोल वीएपी इज गिवन बाय, ओके, ये हमने किसके लिए देखा, आपका कंट्रोल रेक्टिफायर होता है ना उसके लिए हमने देखा। लेकिन कन्वेंशनल कंट्रोल होता है तो उसके लिए भी आपका वीएपी, आपका मेनली आपका आउटपुट वोल्टेज कुछ आएगा, ओके, या जो आप वीएपी की बात करो उसका कुछ इक्वेशन आएगा, तो वो क्या इक्वेशन बनेगा, वीएपी इज इक्वल टू कॉस फाई। The control flywheeling reduces the ripple by large amount at low speed, and maximum ripple is also reduced sustainably. Okay? कहने का मीनिंग ये है कि कम स्पीड होगी ना तो आपका मेन रिपल क्या होगा, ओके, काफी कम अमाउंट होगा, और उस टाइम आपका क्या होगा कि मैक्सिमम जो भी रिपल होगा ना, ओके, वो सस्टेनेबल होगा, ठीक है। The per unit output voltage is given by this equation VAP is equal to, ये किसके लिए है इक्वेशन, थ्री फेज के लिए, ओके, ये, और ये किसके लिए इक्वेशन था, ओके, सिंगल फेज के लिए, ये सिंगल फेज ड्राइव है, ये थ्री फेज ड्राइव है। तो आपका मेन इक्वेशन के लिए अंदर चेंजेस कितना आएगा, सिर्फ यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी का सेम का सेम इक्वेशन रहेगा। फॉर मोटरिंग ऑपरेशन विथ फ्लाई व्हील, कि अगर आपका मोटरिंग ऑपरेशन होता है तो वीएपी का इक्वेशन क्या बनता है कि आपका ये इक्वेशन बनेगा, वीएपी इज इक्वल टू कॉस फाई फॉर 0 टू पाई बाई 3, और पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3 के लिए क्या आएगा, 1 प्लस कॉस फाई प्लस पाई बाई 3। और अगेन अगर आपको क्या करना है कि जो भी आपका कैलकुलेशन करना है, मेनली हमारा कैलकुलेशन किसके लिए था, आर्मेचर करंट रिपल के लिए था। तो उसके लिए मेनली आपका क्या होगा कि ये दो ग्राफ आपके यूज होंगे, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका ग्राफ है, ओके, सेकेंडली आपका ग्राफ कौन सा है, ये दूसरा वाला, ओके। दोनों के अंदर से आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे हमने तीन वैल्यूज के लिए यहाँ पे आपकी साई की वैल्यूज ली है, ओके, 1.4 1.3 एंड 1.5, ओके। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट साई की वैल्यू दी है, और उसके लिए आपको क्या मिलता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे ग्राफ मिल रहा है, ओके, कि फाइव साई इज इक्वल टू 1.5 है, तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कन्वेंशनल कंट्रोल के लिए आपका कितना वैल्यू मिलेगा, 0.00, सॉरी 0.015, ओके। और उसके लिए ही सेम डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपको वैल्यूज मिलती है, कन्वेंशनल कंट्रोल के लिए, कंट्रोल फ्लाई व्हीलिंग के लिए, और कॉमन फॉर बोथ सी सी एंड सी एफ, ओके। तो सभी के लिए आपका डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशन से यहाँ पे आपके ग्राफ ड्रॉ किए गए। सेम ही ग्राफ है आपका मेनली पहले जो भी आपने देखा था, ओके। ये मेनली डेल्टा आई एन विच इज नॉर्मलाइज आर्मेचर करंट रिपल, ओके, वर्सेस पर यूनिट आउटपुट
वोल्टेज फॉर थ्री फेज, यानी कि ये वाला जो भी आपका ग्राफ है वो आपका थ्री फेज के लिए है, ओके, और ये वाला जो भी आपका ग्राफ है वो आपका सिंगल फेज के लिए है, ठीक है। तो दोनों का ग्राफ का यूज करके आप क्या निकाल सकते हो कि जो भी आपकी मेनली कैलकुलेशन है ना आर्मेचर करंट की, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।